प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। नमस्कार छात्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मैंने स्टडी से रिलेटेड वीडियो कम से कम 15 दिन बाद डाल रही हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक और मेरे वीडियो को लाइक किया है और उन्होंने कुछ ने डिमांड की है कि आप मैम आगे वाले चैप्टर भी डाल दीजिए, तो मैं उन्हीं बच्चों के नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले हैं संदीप, मांडवी फन, बुल्लर गेमिंग, क्लेवर माइंड, ड्राइंग, रमेश चंद, अरुण दास, अमन, आदि, चिंकी, दिनेश ढैया, मोहन चंद्र, वैष्णवी यादव। इसी लड़की ने बोला था कि मैम आगे के वीडियो जल्दी से डाल दीजिए। और भी बच्चे हैं जो यही चाहते हैं कि आगे से वीडियो जो हैं जल्दी से डालने के लिए। तो सरोज, संतोष, सक्षम, अयान, संधू, सतीश, कार्तिक, गार्गी और गौरवी शर्मा, भावना, आलोक, मुस्कान, सुमन, ये जो कुछ बच्चे थे जिन्होंने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया है और ये चाहते हैं कि मैं आगे के वीडियो भी जल्दी से जल्दी डालूं। इन्हीं के कहने पर आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है मैंने। पहले कुछ दिन मैंने आपका इंटरटेन के लिए 2-3 वीडियो डाले हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वह चैनल पर जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों NCERT हिंदी क्लास 7th भोर और बरखा कविता का सारांश, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर तथा 3 और भाषा की बात, ये सारा आपकी NCERT की पुस्तक में है। और जो भी अनुमान और बाकी प्रश्न होते हैं वो आपके अपने करने के लिए होते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने इसमें 3 बातें डाली हैं: कविता का सारांश, सप्रसंग व्याख्या, प्रश्नों के उत्तर और भाषा की बात। तो वेरी हेल्पफुल dear students, very helpful video for your exam. Please watch it till the end. सबसे पहले है कविता का सारांश। तो इस कविता में बच्चों क्या बोल रही है कवित्री? भोर और बरखा। कविता का क्या नाम है? भोर और बरखा। तो भोर और बरखा का पहले आपको मीनिंग आना चाहिए। अर्थात भोर होती है प्रभात होता है सुबह, और बरखा होती है वर्षा। अब आपको आशा करती हूँ कि आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कविता के नाम का। तो इसमें संबंधित पदों से में मीरा भाई ने अपनी अनन्य भक्ति, अनन्य मीन अद्भुत भक्ति जो है वो किसके प्रति थी? मीरा भाई की। मीरा किससे प्रेम करती थी? कृष्ण से के प्रति दर्शाया है। उसने अपनी भक्ति जो है वह भक्ति के द्वारा कृष्ण से के प्रति प्रेम को दिखाया है इसमें कि कैसे प्रभात होती है। पहले ही बता दिया मैंने आपको। सुबह के समय में वे कृष्ण को उठाना चाहती है और वर्णन करती है कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। क्या कहती है कवित्री? घर के दरवाजे जो हैं वह खुल गए हैं और गोपियाँ जो हैं क्या कर रही हैं? दही बिलो रही हैं। ग्वाल बाल सब गौओं को चराने जा रहे हैं। वह दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो ये था आपकी भोर और बरखा कविता का सारांश। अगर किसी को लगता है कि मैं धीरे धीरे बोलती हूँ तो बच्चों स्क्रीन के ऊपर 3 डॉट दिखाई देते हैं, उसमें हम अपनी पसंद से इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं और बढ़ा। पहले पद में जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथित सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर
ठारे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो इसमें जो है मीरा भाई जो है कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण को प्रेम पूर्वक जो है वह सुबह सुबह उठा रही है। क्या बोलती है कि जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती मीन रात बीत चुकी है और भोर मीन सुबह हो गई है। और घर घर के जो खुले किनारे के किवारे हैं मीन घर घर के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। और गोपियाँ जो हैं दही मथती मीन दही बिलो रही हैं। और सुनियत है सुनियत मीन और क्या सुनाई दे रहा है, कंगना के झनकारे। और उनके कंगना की आवाज़ें जो है सुनाई दे रही हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठारे द्वारे। मीन वो कृष्ण को बोलती हैं कि लाल जी उठिए और सुबह हो गई है और जो सारे जो है आपके द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, मीन जो भी आपके साथ गैया चराने जाते हैं वो सारे ही शोर मचा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे। और वह जोर जोर से पुकार रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी जो है उन अपने हाथ में लेकर माखन पर रोटी जो है उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। और गौवन के रखवारे और गौओं की देखभाल करने वाले, मीरा के प्रभु गिरधर नादर, शरण आयो को तारे। मीन आपकी जो शरण में आए हुए हैं उनको तार दो। यही मीरा अपने प्रभु गिरधर नादर कृष्ण जी से कह रही है। तो बच्चों इसके जो हैं मैंने शब्दार्थ भी डाले हैं, उनको भी मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। शब्दार्थ। ललना होता है प्यारा बच्चा, रजनी रात, भोर सुबह, किवारे मीन दरवाजे, और मथना मथत मीन मथना बिलोना, सुनियत मीन सुनाई दे रही है देते हैं। सुर देवता, सुर नर जो होते हैं मनुष्य होते हैं, ठाड़े खड़े हैं द्वारे दरवाजे में। ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे, कुलाहल मीन शोर, शब्द मीन शब्द, उचारे बोले, लीनी मीन लिए, गौवन मीन गायों, और रखवारे रखवाले, शरण शरण आयो आए, तारे उद्धार करो कि उनका उद्धार करो। तो बच्चों ये था आपका, मैंने सरलार्थ आपको व्याख्या करके भी बताया है और शब्दार्थ भी समझा दिए। अब मैंने इसी की व्याख्या भी लिखकर आपके लिए सप्रसंग डाली हुई है। तो चलिए जानते हैं उसको। तो इसमें जो है मीराबाई जो है कृष्ण जी को उठाने का प्रयास कर रही है। तो इसमें क्या बोला गया है व्याख्या में मैंने पहले भी आपको समझा दिया है, परंतु मैंने लिख के डाल दिया है। कई बच्चों को नहीं सुना हुआ समझ में आता, तो लिखा हुआ तो पढ़ ही सकते हैं ना बच्चों। यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे बंशी वाले प्यारे कान्हा जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई चुकी है, घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। आपके घरों में भी कई घरों में बच्चों होता होगा, आज भी होता होगा, जिन्होंने गौएं रखी हैं और उनकी मम्मियाँ जो हैं वह दही बिलोती हैं, छाछ निकालती हैं, माखन निकालती हैं। आज भी होता होगा, परंतु कम घरों में दिखाई देता है ऐसा दृश्य, पहले सब में होता था। उनके कंगना की जनकार सुनाई दे रही है। उठो ललना सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरधर नादर, आप शरण आए हुए जो लोग होते हैं उनका उद्धार करते हो। तो ये था आप बच्चों आपकी भोर और बरखा का पहला पद। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़
चहु दिस से आया दामिन धमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंद में मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो ये है दूसरा पद। इसमें जो है सावन की वर्षा का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया कि बादल जो है सावन के जो बरसते हैं तो मन जो होता है वो खिल उठता है। सावन में जो है उस बारिश को देखकर उमंग भर आती है। और उसको कहीं से भनक मीन उसने कहीं से सुना भी था कि कृष्ण जी आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ कर चहु दिस से आया मीन सावन का जो बादल है वह चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहा था। और बिजली जो थी चमक रही थी और बादल जो थे बरस रहे थे। तो नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे मीन छोटी छोटी पानी की बूंदें जो थी जैसे जैसे बरस रही थी वैसे वैसे उसको क्या हो रहा था कि हवा जो थी बहुत ही शीतल ठंडी और सुहावनी लग रही थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और वो अपने प्रभु के आने का समाचार पाकर भी बहुत ही खुश थी। इसकी तो बच्चों इसमें जो थे व्याख्या तो इसी प्रकार है, परंतु मैंने आपके सुविधा के लिए लिख कर डाला हुआ है शब्दों के अर्थ भी और व्याख्या भी। चलो पढ़ते हैं। तो बदरिया होता है बच्चों बादल। मन भावन मीन मन को भाने वाली। उमंग्यो मीन उमंग से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। मेरो मीन मेरे, मनवा मीन मन, भनक मीन आभास हुआ था उसको, कहीं से भनक लगी थी, कहीं से सुना था उसने कि हरि मीन प्रभु आवन आने वाले हैं। और चहुँ दिस मीन चारों दिशा। दामिनी होती है बिजली, धमके मीन चमक रही थी और झल्लावन की। और इसमें बाली बूंदे बरस रही थी। बूंदन मीन बूंदे, मेघा मीन बादल और शीतल मीन ठंडी सुहानी। पवन हवा, सुहावन होता है प्रिय लगने वाली। गावन मीन शुभ और सुखद गीत गाना। तो ये थे शब्दों के अर्थ। अब मैंने व्याख्या भी लिख के डाली हुई है तो उसको एक बार पढ़ के बता। दूसरे पद का प्रसंग है बच्चों उपयुक्त पद मीन उपयुक्त होता है ऊपर लिखा गया जो पद है मीरा भाई द्वारा रचित भोर और बरखा नामक पदावली से उद्धृत है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मीरा भाई के द्वारा। कहाँ से ली गई है? पदावली से उद्धृत है मीन लिया गया है। इनमें सावन की बरखा में श्री कृष्ण के आने की आहट का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? कि श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो इसमें इसकी व्याख्या मीरा कहती है कि सावन के मन मोह लेने वाले बादल बरस रहे हैं। इनमें श्री कृष्ण के आने की आहट छुपी हुई है। आहट मीन एक पैरों की आहट आती है, आवाज़। मीरा ये समझ जाती है कि उनके मन में उमंग भर जाती है। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आते हैं। बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। मीरा अपने प्रभु गिरधर गोपाल के आने की खुशी में सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो ये थे मीरा के 2 पदों के सप्रसंग शब्दार्थ सहित व्याख्या। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसी जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है? यशोदा किसे जगा रही है और क्या क्या बातें जो कहती है? तो बच्चों यहाँ पर कह रही है कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात
बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मीन मन को अच्छा लगने वाला मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए, मक्खन होता है बटर, और तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा होता है इंतजार, दर्शनों मीन देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सखा, तुम्हारे जो दोस्त हैं, ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। तो बच्चों, ये आपको प्रश्नों के माध्यम से ही बताया गया है, परंतु यही व्याख्या जो है वह पहले पद की है। तो आप ना, ये शब्दों का हेर फेर होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर व्याख्या, कोई भी प्रश्न आता है, आपको उसकी स्टोरी पता है, कविता का भावार्थ व्याख्या पता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ लेना और किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है आपको इसी में से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। मीन एक पंक्ति है, वो उन्हीं पदों में से ली गई है। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। अब व्याख्या भी समझा दी आपको मैंने, सब कुछ बता दिया। तो आप इसका जो है आशय जो है अपने शब्दों में बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या जो है मेरे द्वारा समझाई गई पसंद आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्या कमी रह गई है, फिर से समझाने का प्रयास करूँगी। तो गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र, मीन माखन रोटी है ना, हाथ मह लीनी हाथ में लिए हुए, गौवन के रखवारे। तो गायों की रखवाली करने वाले जो तुम्हारे मित्र ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। तो इस प्रकार से यशोदा जो है उनको अपने दोस्तों के साथ भेजती है उठाकर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर। ब्रज होता है बच्चों वहाँ का, जैसे आपके भी गांव का कोई ना कोई नाम होगा, उसी प्रकार ब्रज नामक एक गांव है। ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। मीन जो भी वहाँ पर सुबह सुबह हमने पढ़ा, हमने पहला प्रश्न पढ़ा, उसमें भी वही वर्णन हुआ है। हमने पहले पद का वर्णन किया, व्याख्या की है, उसमें भी वही वर्णन हुआ है। तो आपने अब उस सुबह का वर्णन करना है कि उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए उत्तर के माध्यम से समझते हैं। ब्रज में भोर होते ही क्या होता है, ग्वालनें घर घर में दही बिलोने लगती हैं, उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है, घर घर में मंगलाचार होता है, मीन शुभ कार्य होते हैं, और ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। तो यही सब हमने पहले पढ़ा था और यही है प्रश्नों के उत्तरों में। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न उत्तर और ये कविता जो है बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। प्रश्न नंबर 4, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। क्यों लगने लगा था मन को अच्छा, मीरा को सावन क्यों लगने लगा था? क्योंकि मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारे में मन में उमंग है, जगाने लगती है। उमंग जगा, उसको उम्मीद पैदा हो जाती है, उसको उम्मीदें, उसको उसका मन जो है कुछ आशा रखने लगता है कि श्री कृष्ण के आने का आभास हो जाता है। मीन उसको श्री कृष्ण के आने का जो फीलिंग है वो हो रही है कि श्री कृष्ण भी आएंगे, और सावन के बारिश भी बरस रहे, सावन के जो बादल हैं वह भी बरस रहे हैं। तो इसमें तो होता ही है ना, जैसे आप लोग खुश होते हैं और कोई अच्छा समाचार आपको मिल जाता है तो आपका मन भी
हिलोरे लेने लगता है, उमंगे लेने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर मीरा को भी सावन मन भावन लगने लगता है। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर सावन की अब विशेषताएं लिखनी हैं। क्या विशेषताएं होती हैं सावन महीने की, वही उन्हीं के बारे में हमने उत्तर के माध्यम से जानते हैं। सावन के आते ही क्या क्या होता है, बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं। विचरण करना मीन घूमने लगते हैं, ऐसे आवाज़ आती है गड़गड़ाने की। और आपने कभी आसमान में देखना, बारिश जब होती है और बादल जो होते हैं घने होते हैं, तो कैसे हमें चलते हुए बादल जो है नज़र आते हैं। आप ये अपना कुदरती तौर पर बारिश जब होती है तो भी आप देख सकते हैं यही दृश्य। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं मीन शीतल होता है, ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगती है। और मौसम भी सुहावने लगने लगता है। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बारिश होती है तो मौसम भी हमें सुहाना लगता है ना। जब गर्मी के बाद बारिश होती है तो, क्योंकि गर्मी गई होती है और सावन का महीना आया होता है, तो हमें भी वो मौसम जो है बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं अब। प्रश्न नंबर 2 आ गया बच्चों कि नीचे 2 पंक्तियां दी गई हैं, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित मीन रेखांकित किए गए हैं शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। उन्हें पुनरोक्ति मीन पुनः उक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति मीन पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा है। मीन नन्ही नन्ही क्या है, नन्ही नन्ही शब्द क्या है, विशेषण। और बूंदन मेहा बरसे, और दूसरी पंक्ति में जो है क्या है, संज्ञा शब्द है। घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के 2 उदाहरण जो होते हैं खोज कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए कि विशेषण व संज्ञा की पुनरोक्ति के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, है ना, फूल फूल महके। अब मीठी मीठी बातें और फूल फूल बहके, आपको यहाँ पर विशेषण समझना है और संज्ञा समझनी है। और कि पुनरोक्ति में बार बार प्रयोग होता है जिन शब्दों का, तो आपको अपने मन से भी बना सकते हैं। मैंने तो ये लिखे हुए हैं तो ये बताए हैं आपको, तो आप अपने मन से भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। उत्तर, विशेषण पुनरोक्ति। गरम गरम, गरम गरम माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए हैं। और भी बना सकते हैं, माँ ने गरम गरम रोटियां बनाई हैं। तरह तरह मीन कई प्रकार के, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, है ना। तो सुंदर सुंदर रमा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। यहाँ पर आप कुछ और भी बना सकते हैं। गीता ने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनी हैं या चूड़ियों का चुनाव कर लिया। मीठे मीठे शबरी के मीठे मीठे बेर राम को खिलाए थे। शबरी ने क्या खिलाया था, किसको खिलाए थे, बेर राम जी को। कैसे थे, मीठे मीठे। तो संज्ञा और पुनरोक्ति में कैसे होती है, गली गली। नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। मीन हर गली में जाकर, यही डिफरेंस बता रहा है यहाँ पर विशेषण पुनरोक्ति और संज्ञा पुनरोक्ति का जो है डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि क्या 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 डिफरेंस है। अच्छे से समझ लेना। गांव गांव, गांव गांव मीन हर गांव में जाकर सरकार ने गांव गांव में कुएं खुदवाने का प्रस्ताव जारी किया है। मीन हर गांव में कुआं होगा। बच्चा बच्चा, एक एक बच्चा मीन मोहल्ले का बच्चा बच्चा ये बात जान गया कि मंदिर में चोरी किसने की, पुजारी ने की है। मीन छोटे बच्चे को भी पता चल गया कि मंदिर में चोरी हुई है तो किसने की है, वह पुजारी ने की है। तो वृंदावन,
राम लक्ष्मण नहीं सॉरी वनवास वन 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 मीन वन वन मीन वन वन में रहने वाला, जब वनवास में राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन भटकते रहे। मीन जब उनको वनवास हुआ था तो हर जंगल में गए, वो हर जंगल में घूमे जो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा विशेषण पुनरोक्ति और संज्ञा पुनरोक्ति में डिफरेंस बताया गया है। तो अच्छे से आपने 2-3 बार। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।